नमस्कार। अ, दृष्टि के प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मैं अभिषेक गौतम इकॉनमी पढ़ाता हूँ दृष्टि आईएएस में, और आज आप लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण लेक्चर सीरीज का एक छोटा सा पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये पार्ट है कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में, और आज हम लोग चर्चा करेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की कुछ योजनाओं के बारे में। तो हम सभी जानते हैं कि भारत में चूंकि कृषि प्रधान एक राष्ट्र भी है, और इसके साथ हमारे किसान जो हैं उनकी आमदनी सुनिश्चित करना, उनकी आमदनी को दुगना करना, ये सब सरकार की कुछ महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। इसमें सरकार ने कुछ योजनाएं लागू की हुई हैं, और इन्हीं में से कुछ योजनाओं के बारे में हम देखेंगे। आज हम 4 योजनाओं के बारे में देखने जा रहे हैं। पहली योजना होगी पीएम किसान या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। दूसरी योजना जो हम चर्चा करेंगे वो होगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तीसरी योजना होगी कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को या अवसंरचना फंड को लेके कृषि की वो वाली योजना। और चौथी हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो प्रधानमंत्री किसान मानधन निधि, राइट। इन 4 योजनाओं की चर्चा आज हम करेंगे, और चारों योजनाओं की चर्चा करने के बाद इस पर आधारित कुछ यूपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। ये सारी योजनाएं इस बार के यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी उपयोगी भी है, और ऐसा देखा गया है कि कृषि और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था जो है वो यूपीएससी की तीनों ही स्तर के लिए, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो या व्यक्तित्व परीक्षण हो, तीनों में ही ये बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चूँकि प्रारंभिक परीक्षा अब समीप आ रही है, तो इसको देखते हुए इन 4 योजनाओं की एक बार हम समीक्षा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, जो सबसे पहली योजना है वो पीएम किसान है या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसकी पूरी जो इसका पूरा जो नाम होगा वो होगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो किसान सम्मान निधि, पीएम किसान या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो ये जो योजना है एक बड़ी प्रचलित सी योजना है। प्रधानमंत्री जी ने 2019 में 24 फरवरी को इस योजना की शुरुआत की गोरखपुर से। तो थोड़ी बहुत जानकारी इस योजना के बारे में होनी चाहिए, जो कि मैं दे रहा हूँ। कई बार स्टेटमेंट वाली जो क्वेश्चंस आती हैं उनमें कुछ स्टेटमेंट्स फैक्चुअल भी हो सकती हैं, तो कुछ हमें जानकारी होनी चाहिए। योजना की जो शुरुआत है, ये जो प्रारंभ हुई है, ये हुई है 24 फरवरी 2019 से गोरखपुर से। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से पहली किस्त के साथ इस योजना की शुरुआत होती है, और अब तक इस योजना की 21 किस्तें करीब जारी हो चुकी हैं। 21 किस्तों में इसकी जो योजना का जो आकार है वो आज तक करीब 11 करोड़ किसान जो है या किसान परिवार इसके लाभार्थी हैं। और करीब 21 किस्त
जा चुकी हैं अभी तक। 22वीं किश्त की घोषणा कभी भी हो सकती है और कुल राशि जो अब तक जा चुकी है वो करीब 3 लाख करोड़ रुपए। तो 3 लाख करोड़ रुपए तक पूरी इन 21 किस्तों को मिला के 3 लाख करोड़ रुपए की राशि अब तक किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तौर पर जा चुकी है। तो अब थोड़ी सी इस योजना के बारे में देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में। सो योजना की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है। सबसे पहले ये आय सहायता है या इनकम सपोर्ट है। तो ये किसानों को उनकी जो भी आमदनी है उसमें सहायता प्रदान करती है। कितनी है ये सहायता? सो ये सहायता साल में 6,000 रुपए की है, जो 3 किश्तों में दी जाती है, 2-2 हज़ार रुपए की 3 किश्तों में। तो किसान की जो भी आमदनी है उसमें एक ये सपोर्ट है या एक ये अतिरिक्त सहायता के तौर पर ये राशि कारगर होती है। ये जो राशि जाती है ये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण या डीबीटी के माध्यम से जाती है। तो ये सीधा किसान परिवारों के बैंक खातों में ये राशि की ट्रांसफर होती है। इससे लाभ ये है कि इसमें किसी तरह का रिसाव या लीकेज नहीं होता। यह राशि सीधे किसानों के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर होती है। दूसरी बात यह है कि चूंकि किसानों के बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर होती है और इसके कारण योजना में लाभ की घोषणा और किसानों के खाते तक पहुंचाने में कोई खास समय का अंतराल नहीं होता। तो किसान इस राशि को जब चाहे जैसे चाहे अपने उपयोग में ला सकते हैं। सो यह योजना सुनिश्चित करती है कि राशि सीधा लाभार्थियों के बैंक अकाउंट या खातों में हस्तांतरित की जाए ताकि पारदर्शिता बढ़े और देरी कम हो। सो ये दो खास बातें हैं, एक आमदनी की सहायता है या इनकम सपोर्ट, और दूसरा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण है या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। कुछ और चीजें देखते हैं। पात्रता क्या है या एलिजिबिलिटी क्या है इस योजना को लेके? सो पात्रता है कि जिन किसान परिवारों के नाम पर कृषि योग्य भूमि है वो इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। सो यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए किसान परिवारों के नाम पर। इसका मतलब ये है कि जितने भी अपात्र जो होंगे वो कौन होंगे? पात्र नहीं या नॉन एलिजिबल। तो पात्र नहीं में एक तो बटाईदार, और दूसरा पट्टेदार। सो पट्टेदार और बटाईदार इसके पात्र नहीं है। बटाईदार मतलब शेयर क्रॉपर्स, और पट्टेदार मतलब टेनेंट। टेनेंट फार्मर्स। सो ये दोनों इस योजना में इनको लाभ नहीं मिल पाएगा। लाभार्थी की पहचान कैसे हो? सो लाभार्थी की पहचान होगी कि पात्र किसान परिवारों की पहचान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और केंद्र शासित प्रदेशों यूटी प्रशासन की होगी। सो ये है। और योजना जो है, योजना का प्रकार जो है वो है
केंद्रीय योजना है ये। जिसे हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम बोलते हैं। मतलब 100% केंद्रीय सहायता या 100% केंद्र सरकार ही वहन करेगी। राज्य सरकार को किसी भी राशि का वहन नहीं करना होता है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी पात्र किसान परिवारों की पहचान करना है। दूसरी है अपवर्जन या एक्सक्लूजन। कुछ खास समूहों का अपवर्जन है इस योजना में। अब देखते हैं कि कौन कौन से समूह हैं जिनका अपवर्जन है या एक्सक्लूजन्स हैं। निम्नलिखित उच्च आर्थिक स्थिति वाले लाभार्थी इस योजना के तहत लाभ पाने के योग्य नहीं होंगे। इसमें 1 नंबर में सभी संस्थागत भूमिधारक, ऐसे भूमिधारक जो किसान परिवार नहीं बल्कि कुछ संस्थाएं हों, इनको हम इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स बोलते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स लाइक किसी यूनिवर्सिटी के नाम पर कुछ भूमि हो, किसी केंद्रीय या राज्य सरकार के प्रतिष्ठान के नाम पर अगर कुछ भूमि है, तो वो सभी इस योजना के पात्र नहीं होंगे। ठीक। दूसरे, ऐसे किसान परिवार जिनका एक से अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों में आता हो: पूर्व या वर्तमान संवैधानिक पदों के धारक। ठीक। इसमें से कोई भी संवैधानिक पद का धारक हो सकता है, और वे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले आकलन वर्ष में आयकर का भुगतान किया हो। ठीक। आयकर का भुगतान करने वाले लोग भी इस योजना के बाहर हैं। फिर सरकारी कर्मचारी एवं सरकारी पेंशन धारक तो ये सब इस योजना के पात्र नहीं हैं, कुछ शर्तों को छोड़ के। कुछ अपवादों को छोड़ के। क्या है अपवाद? अपवाद है कि अगर वो सरकारी कर्मचारी ग्रुप डी का स्टाफ रहा हो, या चतुर्थ वर्गीय स्टाफ रहा हो, या सरकारी पेंशन धारक जिसकी पेंशन 10,000 रुपए से कम है, फिर वो इसका पात्र हो जाएगा। बाकी ये सारे पूर्व या वर्तमान संवैधानिक पदों के जो धारक हैं वो इससे बाहर होंगे, चाहे वो किसान परिवार हो भी तब भी।
वो सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले आंकलन वर्ष में आयकर का भुगतान किया हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले लोग, और सरकारी कर्मचारी एवं सरकारी पेंशन धारक, कुछ अपवादों को छोड़ के वो चतुर्थ वर्गीय जो कर्मचारी हैं उनको मिलती रहेगी लाभ। अब इस योजना के प्रभावों को देखते हैं। सो योजना के प्रभाव, सबसे पहले कि किसानों को आय सहायता देना। सो ये हम सबको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य या वर्तमान सरकार का, केंद्रीय सरकार का एक लक्ष्य है। सो एक प्रयास ये भी है कि किसानों को कुछ आमदनी में सहायता इस सीधा नगद अंतरण के तौर पर भी दिया जाए। तो यह योजना मुख्यतः छोटे और सीमांत किसानों को आय सहायता प्रदान करती है, जिससे उन्हें ऋण जाल से बचने में मदद मिलती है। राइट। सो शुरुआत में, प्रारंभ में योजना केवल सीमांत और लघु किसानों के लिए ही थी। सीमांत और छोटे किसानों के लिए। सीमांत और छोटे का मतलब मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स, मतलब सीमांत मार्जिनल है, छोटे किसान स्मॉल फार्मर्स हैं, जिनकी 2 हेक्टेयर तक की भूमि हो। बाद में सभी किसानों के लिए इस योजना को विस्तारित किया गया। सो अभी सारे किसान, कुछ अपवाद को छोड़ के, वो अपवाद हमने देखा कि आयकर न देते हो, दूसरा कि संवैधानिक पदों पर ना हो, और तीसरा है कि वो सरकारी कर्मचारी ना हो, ग्रुप डी या चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को छोड़ के। सो पहला प्रभाव है कि किसानों को आय सहायता प्रदान करना। दूसरा, प्रभावी डिजिटल क्रियान्वयन। सो यह योजना आधार आधारित सत्यापन और वास्तविक समय भुगतान ट्रैकिंग, रियल टाइम पेमेंट ट्रैकिंग के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष लाभ अंतरण या डीबीटी सुरक्षित करती है, जिससे रिसाव या लीकेज न्यूनतम होता है। सो चूंकि जो भी लाभार्थी है उनकी पहचान आधार से होती है, सो करीब करीब लाभार्थियों की पहचान 100% शुद्धता के साथ सुनिश्चित हो जाती है। और फिर चूंकि रियल टाइम ट्रैकिंग, या जिस समय पैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए उसी समय पैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से अकाउंट में आ जाते हैं, तो किसी तरह का रिसाव या लीकेज की संभावना करीब करीब शून्य है। तो ये एक तरीके से डिजिटल क्रियान्वयन को के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी कर रहा है और लोगों में डिजिटल अवेयरनेस को भी बढ़ा रहा है, सुनिश्चित कर रहा है। तीसरा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। कल्पना करिए कि जब से ये योजना चली है तब से 3 लाख करोड़ रुपए किसानों के खातों में आ चुके हैं। 11 लाख किसानों के खातों में करीब 21 इंस्टॉलमेंट में 3 लाख करोड़ रुपए आ गए हैं। इसका मतलब है कि इस योजना के तहत सरकार ने, केंद्र सरकार ने किसानों के या ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया है। तो इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, ग्रामीणों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, ग्रामीण कृषि में और ज़्यादा निवेश कर पाएंगे इन्हीं पैसों से, ग्रामीण अपने स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और अच्छा खर्च कर पाएंगे। तो नियमित वित्तीय सहायता किसानों को कृषि इनपुट, मतलब अच्छे खाद, अच्छे बीज के लिए प्रोत्साहित करेंगे, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय बाजारों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कई अर्थव्यवस्था के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि भारत में चूंकि ये कोविड से संबंधित जो
आर्थिक मंदी हुई उसका प्रभाव बहुत ही जल्दी नगण्य हो गया और हमने वी शेप रिकवरी देखी। इसका एक मुख्य कारण ये है कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था उस समय भी ठीक ठाक सुदृढ़ थी, क्योंकि ठीक कोविड से पहले इस तरह की योजनाएं आ चुकी थी और किसानों के खाते में कुछ आमदनी आनी शुरू हो चुकी थी और बाद में लगातार 3-3 इंस्टॉलमेंट में 6-6 हज़ार रुपए किसानों को गए हैं। तो इस सब ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा दिया है। क्रियान्वयन की एजेंसी कौन है? सो मंत्रालय है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। पहले ये किसान मंत्रालय होता था, बाद में इसका कृषि मंत्रालय, बाद में इसका नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय हुआ। सो इस मंत्रालय की कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इस योजना का की क्रियान्वयन एजेंसी है और इसके कार्यान्वयन के लिए सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कृषि विभागों के साथ समन्वय करके कार्य करता है। सो इनका कार्य क्या है? लाभार्थियों की पहचान करना और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय केंद्र सरकार का काम है नकद का अंतरण करना, ट्रांसफर करना। सो ये हो गई पहली योजना। अब इस योजना में केवल एक चीज जो हमें जानना है वो ये कि इस योजना में क्या कुछ और सुधार संभव है। तो इस योजना की तुलना की जाती है कुछ और योजनाओं से, जो कि एक योजना कुछ ठीक, तो इसी तरह की कुछ अन्य योजनाएं जो अलग अलग राज्यों में चल रही है, जिनकी खूब चर्चाएं होती हैं, उसमें एक है कालियान स्कीम। ये ओडिशा गवर्नमेंट की स्कीम है, ओडिशा सरकार के। इस योजना में खास बात यह है कि भूमिहीन किसान भी इसके पात्र हैं। जबकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसमें किसान वही एलिजिबल हैं या पात्र हैं जिनके पास अपनी भूमि हो, भूमि धारक। दूसरी स्कीम है रायतु बंधु। रायतु बंधु स्कीम ये जो स्कीम है ये है तेलंगाना सरकार की। और इस योजना की खास बात यह है कि इस योजना में जो लाभ मिलता है वो प्रति एकड़ की लैंड होल्डिंग के हिसाब से मिलता है, जितनी जमीन उतना लाभ। सो इस योजना में 5,000 रुपया, रुपी 5,000 या 5,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति
फसल मौसम, मतलब साल भर में करीब 10,000 रुपए अतिरिक्त इसके जाते हैं। तो अब अगर हम तुलना करें इन दो योजनाओं से, तो कालिया में एक अच्छी बात है कि भूमिहीन किसान भी शामिल हैं। हम जानते हैं कि भारत में भूमिहीन किसानों की संख्या खूब बड़ी है। और दूसरी रायतु बंधु में क्या है कि प्रति एकड़ चूंकि फसल प्रति मौसम है, तो साल के करीब 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मिलते हैं। सो प्रधानमंत्री किसान या पीएम किसान में जहां 6,000 रुपए प्रति किसान, ये उनकी मैक्सिमम लाभ है, या अधिक से अधिक 6,000 रुपए ही जा सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि किसी किसान के पास 10 एकड़ की जमीन हो, तो उसको करीब हर कृषि मौसम या हर एग्रीकल्चरल सीजन में करीब 10 एकड़ में 5,000 के हिसाब से 50,000 रुपए जाएंगे। मतलब साल भर में उसको करीब 10 एकड़ के हिसाब से करीब 1,00,000 रुपए उसको नकद का अंतरण हो जाएगा। तो ये लाभ है उसके। तो कई बार ऐसी कुछ तुलनाएं आ सकती है बाकी के योजनाओं को देखते हुए। तो ये हो गई हमारी पीएम किसान। अब दूसरी योजना की बात करें। दूसरी योजना एक महत्वपूर्ण योजना है फिर से। इसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक, सो जैसा नाम है उसके अनुसार ही काम है। ये फसल की बीमा करता है। और कृषि में चूंकि काफ़ी जोखिम है, और ये जोखिम अभी जो वर्तमान समय में पर्यावरण के कुछ प्रतिकूल जो प्रभाव पड़ रहे हैं, एडवर्स क्लाइमेट इम्पैक्ट जो है, उससे भी बचाव देगा। और सामान्य जो जोखिम है, चाहे मौसम की मार हो या चाहे कीट पतंगों का अचानक आक्रमण हो फसलों पर, उससे भी सुरक्षा देगा। तो इस योजना के बारे में एक बार देखते हैं। तो योजना की विशेषताएं क्या हैं? तो योजना की विशेषताएं हैं, सबसे पहले बीमा कवरेज प्रदान करना। सो ये किसानों के लिए उच्च प्रीमियम दरों की समस्या और बीमित राशि पर लगाई जाने वाली सीमा या कैपिंग के कारण होने वाली कमी को दूर करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। सो फसल बीमा की कुछ योजनाएं पहले से भी थी, लेकिन उनमें दो कमियां थी। पहली कमी यह है कि प्रीमियम की दरें बड़ी उच्च थी। मतलब जोखिम से बचाव तो होता था, लेकिन किसान को काफ़ी प्रीमियम देना पड़ता था। सो कई बार ये किसानी के लिए बहुत लाभप्रद सौदा नहीं रह जाता था। और दूसरी है कि बीमित राशि की एक सीमा थी, कैपिंग थी। तो उसके बाद जो नुकसान है उसकी भरपाई किसान को अपनी जेब से करनी होती थी। इन्हीं दो चीज़ों को समाप्त किया गया है इस योजना में। पहला कि प्रीमियम की दरों को सीमित किया गया है, और दूसरा कि बीमित राशि में कोई भी कैपिंग नहीं है। इसका मतलब यह है कि किसी भी सीमा तक जो जोखिम है उसको इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। तो इस योजना के तहत देश के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को में हर वर्ष 4 करोड़ से अधिक किसान बीमित किए जाते हैं। ये संख्या और थोड़ी सी बढ़ गई है। दूसरी, आधुनिक तकनीक का उपयोग। सो यह योजना किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करके उन्हें आधुनिक कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। और उसी समय ये योजना खुद ही आधुनिक तकनीकों का उपयोग करती है ताकि नुकसान का सही सही आकलन किया जाए। जैसे रिमोट सेंसिंग का उपयोग करना, जैसे ड्रोन्स का उपयोग करना, जैसे स्मार्टफोन का उपयोग करके सैंपल लेना, ताकि नुकसान कितना हुआ है इसकी सटीक भरपाई की जाए। ठीक, सो आधुनिक तकनीकों के उपयोग में आप ये जरूर मेंशन कर सकते हैं, जैसे डिजिटल तकनीक का उपयोग, उपग्रहों का उपयोग,
सो रिमोट सेंसिंग ड्रोन स्मार्टफोन आदि का उपयोग। इनका उपयोग करके क्षति का अनुमान लगाने के लिए या डैमेज कितनी हुई है उसको अनुमान लगाने के लिए उपग्रहों का उपयोग, रिमोट सेंसिंग, ड्रोन, स्मार्टफोन आदि का भी उपयोग होता है। तो तकनीक का भारी मात्रा में उपयोग होती है। अब देखते हैं पात्रता इसकी क्या है। सो पात्रता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की कि खाद्यान्न या फूड ग्रेन या तिलहन या ऑयलसीड उगाने वाले सभी किसान जिनमें बटाईदार शेयर क्रॉपर्स और पट्टेदार टेनेंट किसान भी शामिल हैं, इस योजना के आवेदन करने के पात्र हैं। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से इसकी तुलना कीजिए, वहां पर बटाईदार और पट्टेदार शेयर क्रॉपर या टेनेंट कवर नहीं है, यहां पर वो भी कवर है। ऋण तक बढ़ी हुई पहुंच। सो चूंकि जोखिम बीमा के अधीन अब हो गई, तो किसानों को अपने क्रॉप लोन या फसल लोन पर या फसल की ऋण पर आराम से बैंक या जो भी वित्तीय संस्थाएं हैं वो आराम से लोन दे देती हैं। सो फसल बीमा होने के कारण किसान बैंकों से अधिक आसानी से ऋण प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यानी कि न केवल किसानों की जोखिम को कवर करेगा, उसी समय बैंक की जोखिम को भी ये कवर कर लेगा। कुछ नुकसान है तो बैंक का के जो ऋण है उसके डूबने की संभावना कम हो जाएगी। योजना के प्रभाव देखते हैं। सो योजना के प्रभावों में सबसे पहले ये है कि फसल कवरेज देखते हैं। तो फसल कवरेज इसकी काफी व्यापक है। इस योजना के अंतर्गत खाद्यान्न, तिलहन तथा वाणिज्यिक फसलों सहित विभिन्न प्रकार की फसलों को कवर किया जाता है। सो कुछ ऐसे फसल है, खाद्यान्न तो जोखिम है ही, तिलहन की फसलों में जोखिम और ज़्यादा है, कीट पतंगों का भी आक्रमण होता है। वाणिज्यिक फसलें चूँकि ये हाई वैल्यू क्रॉप्स है और इनमें भी जोखिम काफ़ी होती है, क्योंकि किसान का निवेश काफ़ी ज़्यादा है। इन सब का कवरेज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हो जाता है। सो जोखिम कवरेज देखिए, यह योजना सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, भूस्खलन, चक्रवात आदि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली उपज हानि को कवर करती है। साथ ही कीट एवं रोगों से होने वाले नुकसान को भी कवर करती है। ठीक, तो जितने भी सूखा, ड्राउट, बाढ़, फ्लड, ओलावृष्टि, हेलस्टॉर्म, भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स, चक्रवात, साइक्लोन्स, सो प्राकृतिक आपदाओं मतलब नेचुरल डिजास्टर को भी कवर कर रही है और उसके साथ ही कीट और फसल रोगों से होने वाली नुकसान को भी कवर करता है। फिर देखते हैं मौसमी कवरेज क्या है। सो मौसमी कवरेज, यह योजना खरीफ, रबी तथा अन्य फसल चक्रों के दौरान उगाई जाने वाली फसलों को भी कवर करती है। तो दोनों ही, खरीफ को भी कवर करती है, रबी को भी करती है। सामान्य तौर पर हमने देखा है कि रबी की फसलें जो है वो तो चूंकि सिंचाई के साथ उगाई जाती है तो इनमें जोखिम कम है, लेकिन खरीफ की फसलें चूंकि ये बारिश पर डिपेंडेंट होती है, मानसून पर निर्भर होती है। सो खरीफ की फसलों में बारिश के न होने, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, इन सब का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ये खरीफ की
फसलों को भी कवर कर रही है जहां जोखिम ज़्यादा है। सरकारी योगदान, सो भारत सरकार और राज्य सरकारें प्रीमियम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वहन करती हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो योजना है, ये योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये इसको हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम या केंद्र प्रायोजित योजना कहते हैं। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार दोनों का ही योगदान है। योगदान जो है ए है। सामान्य राज्यों में फिफ्टी फिफ्टी और मतलब 50% केंद्र और 50% राज्य। और विशेष राज्यों में विशेष राज्यों का मतलब है नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन। इनमें 90:10 या 90:10, सो 90 केंद्र का योगदान और 10 राज्य का योगदान। सो ये केंद्र प्रायोजित योजना है, इसलिए इसमें राज्य सरकारों को भी प्रीमियम का महत्वपूर्ण हिस्सा वहन करना होता है। जबकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में देखें, पूरा का पूरा जो फंड है वो केंद्र से आ रहा है। क्रियान्वयन एजेंसी, तो यह योजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल के माध्यम से लागू की जाती है, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों बीमा कंपनियां फसल बीमा सेवाएं प्रदान करती है। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ बीमा कंपनियां जो हैं, जैसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जैसे ओरिएंटल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, तो ये सब बीमा प्रदान करती है। उसके साथ निजी क्षेत्र की कुछ बीमा कंपनियां भी बीमा कवर प्रदान करती हैं, जैसे ICICI लोम्बार्ड, जैसे HDFC अर्गो करके है। सो ये सारी कंपनियां भी बीमा की सुविधाएं, फसल बीमा सेवाएं प्रदान करती हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इस योजना की निगरानी करता है, जबकि कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों की होती है। सो ये हो गई क्रियान्वयन एजेंसी। अब एक तीसरे योजना की बात करें, ये है, अच्छा एक और हमें जो चर्चा करनी है कि फंडिंग का तो ये रेशियो हो गया, एक और रेशियो हमें जो जानना है वो जानना है कि प्रीमियम की जो दरें हैं, सो रबी की फसल जो कि कम जोखिम की फसल है, उसमें प्रीमियम की दर सबसे कम होगी। खरीफ जिसमें रबी से ज़्यादा जोखिम है, उसमें थोड़ी ज़्यादा होगी।
सो रबी में 1.5%, 1.5%, खरीफ में 2% और वाणिज्यिक फसलों में 5%। सो इतनी प्रीमियम की दरें होती हैं और इन दरों में राज्य और केंद्र इतना तो किसान को देना है, बाकी की जो प्रीमियम की दरें हैं वो राज्य और केंद्र इस अनुपात में वहन कर लेती हैं। तो चूंकि ये प्रीमियम की दरें काफ़ी कम है और इसके ऊपर कुछ उच्च कवर भी नहीं है, मतलब कोई कैपिंग नहीं है, तो किसानों के लिए ये काफ़ी सुविधाजनक हो जाती है। तो ये हो गई हमारी दूसरी योजना जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। एक तीसरी योजना की बात करते हैं जो कि वाकई में एक कोष है या वाकई में एक फंड है। सो खेती में एक जो हमेशा से समस्या रही है वो समस्या है कि खेती में निवेश के लिए फंड की हमेशा कमी रही है और इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने एक विशेष फंड बनाई है जिसका नाम है कृषि अवसंरचना कोष या एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड। आप लोगों से आग्रह ये रहेगा कि जो अंग्रेजी वाले शब्द हैं वो भी थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि जब सिविल सर्विसेज के पेपर आएंगे प्रारंभिक परीक्षा के तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आएंगे। कई बार हिंदी में ये जो अनुवाद की समस्या है वो रहती है। सो अंग्रेजी का जो वर्जन है उस पर भी थोड़ी सी जानकारी रखिए तो आपको मदद मिलेगी सही जो भी है सही फैसले लेने में। सो एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट फंड, इस फंड की जो साइज है ये फंड है 1 लाख करोड़ का और इसको 2025-26 तक के लिए 1 लाख करोड़ निवेश करना है कृषि में। ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से दी जाएगी और इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन 3% है। तो इतना ठीक है, आगे देखते हैं। सो कृषि अवसंरचना फंड, सो योजना की कुछ विशेषताएं देखते हैं। सो विशेषताएं, पहली है वित्तीय सहायता। सो बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, विपणन सहकारी समितियों, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, स्वयं सहायता समूहों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हाँ, सो स्वयं सहायता समूहों आदि को ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक, सो इसके माध्यम क्या क्या हैं? सो लाभुक जो होंगे, पहला प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, दूसरे विपणन सहकारी समितियों, विपणन सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं। सो
कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। तो ये सब इसके लाभुक होंगे और राशि 1,00,000 करोड़। अब देखते हैं ब्याज की अनुदान कितनी है, मतलब इंटरेस्ट सबवेंशन कितनी है। सो इन ऋणों पर प्रतिवर्ष 3% की ब्याज सब्सिडी या इंटरेस्ट सबवेंशन दी जाएगी, जो अधिकतम 2 करोड़ की सीमा तक लागू होगी। यह ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध रहेगा। तो जो भी फंड जो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से दिए जाएंगे उसमें 3% की ब्याज सब्सिडी भी होगी। उदाहरण के लिए अगर ये लोन 7% की दर से दिया गया है, सो 3% जो है वो ब्याज की सब्सिडी होगी। सो इफेक्टिवली किसान को या ये जो लाभुक ग्रुप है इनको केवल 7 में से 3% को घटा दीजिए तो 4% ही देना होगा। पीएम कुसुम योजना में जो इसका जो घटक ए है या इसको कंपोनेंट ए बोलते हैं, इसका एकीकरण हुआ है एआईएफ में। ठीक। सो पीएम कुसुम योजना, हम सब जानते हैं कि पीएम कुसुम योजना क्या है। सो पीएम कुसुम योजना है ये सोलर पंप से संबंधित सोलर पंप से संबंधित तो पीएम कुसुम की जो घटक ए है इसको कृषि अवसंरचना कोष के साथ अभिसरण या कन्वर्जेंस की अनुमति दी गई है। यह एकीकरण किसानों, किसान समूहों, किसान उत्पादक संगठनों, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, सहकारी समितियों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और पंचायतों के लिए उपलब्ध है। इसका उद्देश्य कृषि अवसंरचना के विकास के साथ साथ सतत एवं स्वच्छ ऊर्जा समाधान को भी बढ़ावा देना है। सो सोलर पंप दरअसल कर क्या रहा है, ये जितनी भी डीजल और बिजली पर आधारित पंप है इनको धीरे धीरे सोलर पंप से परिवर्तन किया जा रहा है ताकि सोलर ऊर्जा के माध्यम से स्वच्छ और सतत ऊर्जा के माध्यम से कृषि कार्य होने शुरू हो जाए। सो पीएम कुसुम का जो घटक ए है घटक ए है, ये दरअसल ग्रिड कनेक्टेड सोलर पंप का प्रचलन। तो ऐसे सोलर पंप जो ग्रिड से भी कनेक्टेड हो, तो अगर ये ज़्यादा ऊर्जा बना रहे हैं तो फिर ये ग्रिड में वापस जाएगा और ये सरप्लस ऊर्जा को ग्रिड में ट्रांसफर करेगा। सो पीएम कुसुम योजना के जो घटक ए है या कंपोनेंट ए जो है इसका कन्वर्जेंस एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में हो चुका है। अब योजना के प्रभाव देखते हैं क्या क्या है। तो किस योजना के प्रभाव, ये है एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट फंड, इस योजना के प्रभाव। सो पहला तो ये है कि अपव्यय में
कमी। सो दुनिया भर का जो अपव्यय है जो किसान का हो जाता है, पर्याप्त भंडारण सुविधाओं की उपलब्धता से उचित संग्रहण के अभाव में होने वाली खाद्यान्न की बर्बादी को कम करने में मदद मिलती है। सो AIF जो है वो भंडारण की सुविधाएं स्थापित करेगा। इसको बोलते हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है या कटाई के बाद की जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज हो, चाहे वो गोदाम का निर्माण हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह को सुदृढ़ करना हो, ये सारा काम इस फंड से हो सकता है। दूसरा है मूल्य स्थिरीकरण। सो बेहतर भंडारण सुविधाओं के कारण किसान अपनी उपज सुरक्षित रख सकते हैं और बाजार में अनुकूल मूल्य मिलने पर उसे बेच सकते हैं। अभी क्या है कि किसानों को इसको डिस्ट्रेस सेल बोला जाता है कि चूंकि किसान के पास भंडारण की सुविधा नहीं है, तो जब भी उत्पादन हुआ उसी समय उनको बेचना पड़ता है, तो उससे किसान बचेगा, जिससे बाजार कीमतों में स्थिरता आएगी। ठीक, अभी क्या है कि जिस समय किसान ने उत्पादन किया उस समय काफ़ी ज़्यादा फसल या कुछ भी प्रोडक्ट है वो मार्केट में आ रहा है, और बाद में जब मौसम ख़त्म है तो चूंकि भंडारण नहीं है इसलिए उस वस्तु की थोड़ी सी किल्लत हो जाती है, तो ये मूल्यों में थोड़ी सी उतार चढ़ाव की स्थिति बनती है। तीसरा है कि आय, तो किसानों की आय को सुरक्षित, किसानों की आय को सुनिश्चित करेगा। ठीक, अपव्यय में कमी और मूल्य स्थिरीकरण वगैरह लाके किसानों की आय को सुनिश्चित करना। तो ये सारी जो है ये इन AIF या एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की खास बातें हुई। क्रियान्वयन एजेंसी, तो कृषि अवसंरचना कोष की क्रियान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक विच इज नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। तो यह राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थाओं, कृषि व्यवसायों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर AIF योजना के अंतर्गत अवसंरचना परियोजनाओं को बढ़ावा देने और उनके कार्यान्वयन का कार्य करता है। ठीक, तो इसमें काफ़ी सारे हितधारक हैं, मतलब शेयर होल्डर्स हैं, जो भी जुड़ी हुई एजेंसियां हैं। जैसे राज्य सरकार खुद ही हो सकती है, कुछ वित्तीय संस्थान हो सकते हैं जिसमें बैंक हो सकते हैं, और कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो सकती हैं, और कृषि व्यवसाय में आधारित भी कुछ इंस्टीट्यूशंस हो सकती हैं। सो जितने भी हितधारक हैं सब साथ में आएंगे और फिर कृषि की और अवसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित जितनी भी परियोजनाएं हैं उसको बढ़ावा देने और उनके कार्यान्वयन का कार्य करेगी। सो ये हो गई एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड या कृषि अवसंरचना फंड कोष। अब अंतिम योजना देखते हैं आज की, ये है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो ये अगर चौथी योजना हुई तो कृषि अवसंरचना कोष हमारी तीसरी योजना हो जाएगी, और ये अगर आज की तीसरी योजना है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आज की हमारी दूसरी योजना हो जाएगी, और आज की जो पहली योजना है वो तो PM किसान है, ये हमारी पहली योजना है। सो चलिए अंतिम योजना एक बार गौर करते हैं। अंतिम योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। कई बार इस योजना को आप कंफ्यूज कर सकते हैं PM किसान से। सो PM किसान का पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, और यह प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, तो इसमें किसानों को कुछ मानधन देने की व्यवस्था है, मतलब एक तरीके से इनको पेंशन देने का प्रावधान है। सो एक है आय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वो उनके लिए आय है, और मानधन योजना जो है ये है उनके लिए एक पेंशन को सुनिश्चित करना।
ताकि जब वो उम्र के ऐसे पड़ाव पर हो जबकि कृषि कार्य नहीं कर सकते हो तो उस समय उनको कुछ एक सुनिश्चित पेंशन मिलता रहे। तो इस योजना की विशेषताएं देखिए। सो अंशदान या योगदान, तो किसानों को प्रत्येक माह एक निश्चित छोटी राशि का योगदान करना होता है जिसे सरकार द्वारा समान रूप से मिलान या मैच किया जाता है। तो जितनी राशि किसान देंगे उतनी ही राशि सरकार इसमें मैच करती है। योगदान की राशि किसान की उस आयु पर निर्भर करती है जिस आयु में वह योजना में नामांकन करता है। सो अगर कम आयु में नामांकन हो गई तो ये राशि कम होगी, और नामांकन अगर ज़्यादा आयु में हुई तो ये राशि ज़्यादा होगी। ठीक, तो उम्र सीमा, इसमें एक उम्र सीमा है जो कि 18 से 40 वर्ष की उम्र सीमा है। ठीक, और ये जो प्रीमियम है ये सामान्य तौर पर 55 रुपए से 200 रुपए तक है। पचपन से भी 200। सो अगर कम उम्र में किसान इसमें रजिस्टर करे तो कम राशि में काम हो जाएगा। जितने ज़्यादा उम्र में रजिस्टर करेंगे उतना ही ज़्यादा राशि का योगदान करना होगा। और समान राशि सरकार द्वारा भी, और दोनों मिला के फिर पेंशन की योग्यता बनेगी। सो पेंशन राशि कितनी होगी? सो पेंशन राशि एक बार देखिए। सो किसान के 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद उसे प्रति माह 3,000 रुपए की पेंशन प्रदान की जाएगी। यह राशि वृद्धावस्था में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और खेती से सेवानिवृत्ति के बाद आय का एक सुनिश्चित स्रोत उपलब्ध कराती है। ठीक, जीवन साथी की मृत्यु के बाद किसान की मृत्यु के बाद जीवन साथी को इनको भी कुछ पेंशन मिलेगा, और ये पेंशन 50% होगी जो कि 1,500 रुपए होंगे। ठीक, अब देखिए इसका नामांकन। सो नामांकन बड़ा सुगम है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए नामांकन की प्रक्रिया सरल है और इसे ऑनलाइन या पूरे भारत में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर CSC के माध्यम से किया जा सकता है। पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन और सत्यापन या ऑथेंटिकेशन की सुगम प्रक्रिया के लिए किसानों को अपना आधार विवरण और बैंक खाते की जानकारी प्रदान करनी होती है। ठीक, तो नामांकन भी सुगम और आधार वगैरह से लिंक है ताकि इसमें किसी खास तरीके की परेशानी ना हो। योजना के प्रभाव देखिए। सो पहला है किसानों के लिए वित्तीय सुरक्षा। तो यह योजना किसानों के जीवन के उत्तरार्ध में नियमित आय का स्रोत, सो जीवन के उत्तरार्ध में नियमित आय का स्रोत 60 वर्ष की जब उम्र हो उसके पश्चात 3,000 रुपए की नियमित आय है ये। ठीक, सो ₹3,000 पर मंथ या प्रति महीने 3,000 रुपए की एक पेंशन।
दूसरा सामाजिक कल्याण या सोशल वेलफेयर। सो यह पहल किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और उनके समग्र कल्याण को बढ़ावा देने की सरकार की परिकल्पना के अनुरूप है। और तीसरा कि सीमांत किसानों को सशक्त बनाना। सीमांत मतलब मोटे तौर पर मान लीजिए कि मार्जिनल फार्मर्स, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम की भूमि हो। सो यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करती है, जिन्हें प्रायः पेंशन योजनाएं और सामाजिक सुरक्षाओं तक पहुंच नहीं मिलती। सो बाकी के सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं तक जो किसान नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए ये योजना है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। सो सीमांत किसान हम किसे बोलेंगे? सीमांत को हम मार्जिनल फार्मर्स भी बोलते हैं। जीरो टू 1 हेक्टेयर की लैंड होल्डिंग, और दूसरा छोटे किसान जो हैं ये 1 to 2 हेक्टेयर, या इसको स्मॉल फार्मर्स भी बोलते हैं। सो ये 1 to 2 हेक्टेयर वाले हैं। सो इसमें केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए है ये योजना। ठीक, योजना केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए। सो बड़े और मध्यम किसान इससे जुड़े हुए नहीं है। क्रियान्वयन एजेंसी क्या है? सो क्रियान्वयन एजेंसी है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की क्रियान्वयन एजेंसी भारत सरकार की कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक, सो 4 महत्वपूर्ण योजनाएं हमने देखी हैं। अब इन योजनाओं पर और थोड़ी सी समझ को स्पष्ट करने के लिए इन पर आधारित कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस की जाए। पहला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की आय सहायता प्रदान करती है। तो ठीक है, पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की आय सहायता प्रदान करती है। तो ये पहला कथन तो ठीक लग रहा है। दूसरा देखिए, यह राशि 3 समान किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है। सो 3 समान किस्तों में 2-2 हजार की 3 किस्तें, और सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में स्थानांतरित की जाती हैं। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे बैंक अकाउंट में जाएगा। और भूमिहीन कृषि मजदूर इस योजना के पात्र या लाभार्थी हैं। इसमें केवल भूमिधारक हैं, सो भूमिहीन इसके पात्र नहीं है। ठीक, सो यहां केवल भूमिधारक। तभी तो हमने उड़ीसा वाली जो योजना है उसकी बात की। ठीक, सो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? सो केवल 1 और 2 सही हैं। सो ए, विकल्प ए हमारा ठीक होता है। सो ये ठीक है। दूसरा सवाल देखिए, पीएम किसान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो एक केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। सो पीएम किसान जो है ये केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और पूर्णतः केंद्र सरकार की वित्त पोषित है। 100% केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है,
यह योजना 2019 में प्रारंभ की गई थी, ठीक है, 24 फरवरी 2019 गोरखपुर से। संस्थागत भूमिधारक इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है। सो संस्थागत भूमिधारक इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है, यह भी कथन ठीक है। सो संस्थागत भूमिधारक जैसे कि कोई विश्वविद्यालय हो गया, कोई केंद्रीय या राज्य सरकार की कुछ पब्लिक सेक्टर वाली अंडरटेकिंग्स हो गई, तो वो सब इसके पात्र नहीं है। सो कौन उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? सो डी 1, 2 और 3 ये सारे ही कथन ठीक है। तीसरा, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना केवल लघु एवं सीमांत किसानों के लिए प्रारंभ की गई थी। हाँ, आरंभ में ये योजना ठीक है, प्रारंभ में केवल लघु एवं सीमांत के लिए, बाद में इसका विस्तारित किया गया, तो ये कथन तो ठीक है। बाद में इस योजना का दायरा सभी भूमिधारी किसान परिवारों तक विस्तारित कर दिया गया, ठीक है। सभी भूमिधारी किसान परिवार, जो थोड़े बहुत एक्सेप्शंस हैं उनको हटा के, इस योजना के अंतर्गत राज्यों की भी वित्तीय भागीदारी होती है नहीं, क्योंकि ये जो है ये केंद्र की योजना है। ये क्या है? केंद्रीय योजना है, तो 100% फंडिंग केंद्र से। सो तीसरा कथन हमारा गलत होता है, तो सही उत्तर होता है ए, केवल 1 और 2, केवल 1 और 2। चौथा, ये कृषि अवसंरचना कोष एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना कटाई के बाद की कृषि अवसंरचना के लिए मध्यम एवं दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण प्रदान करती है। कटाई के बाद को हम लोग बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्टिंग। कटाई के बाद के अवसंरचना के लिए मध्यम एवं दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण करती है, ये तो ठीक है। कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, बाकी के स्टोरेज के लिए। इस योजना के अंतर्गत ऋण पर 3% प्रतिवर्ष 3% ब्याज सबवेंशन प्रदान किया जाता है, यह भी ठीक है। यह योजना केवल नाबार्ड के माध्यम से लागू की जाती है, ठीक। सो ठीक, यह योजना केवल नाबार्ड के माध्यम से लागू की जाती है, ठीक। सो इस योजना को अगर हम गौर से देखें, ये वाली, तो इसका जो क्रियान्वयन है, इसकी क्रियान्वयन जो है वो नाबार्ड के माध्यम से ही है। नाबार्ड इसकी क्रियान्वयन एजेंसी है, तो ये भी ठीक है, तो ये भी ठीक है, क्योंकि नाबार्ड के माध्यम से ही लागू होती है। सो 1, 2 और 3 तीनों ही कथन इसके ठीक है। पांचवें कथन पर विचार करें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह एक केंद्रीय प्रायोजित या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। राज्य सरकार की भी इसमें देनदारी होती है, 50-50 अगर वो सामान्य राज्य हैं, 90-10 अगर वो स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट है।
इनमें केंद्र और राज्य सरकारें प्रीमियम सब्सिडी साझा करती हैं, ठीक है। योजना में निजी बीमा कंपनियां भी भाग ले सकती हैं, ये भी ठीक है। सो सही उत्तर में तीनों ही सही है, 1, 2 और 3। छठा क्वेश्चन आइए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। योजना में किसानों के लिए प्रीमियम दरें कम और निश्चित रखी गई हैं। सो प्रीमियम दरें कम है और निश्चित हैं, ठीक। तो क्या है प्रीमियम दरें? रबी में खरीफ बागवानी। सो रबी में 1.5%, खरीफ में 2% और बागवानी में 5%। यही इतनी ही बीमा है। सरकार प्रीमियम पर ऊपरी सीमा या कैप को हटाकर पूर्ण सब्सिडी देती है। सो ऊपरी सीमा या कैप को हटाकर पूर्ण सब्सिडी देती है, ये भी कथन ठीक है। यह योजना कृषि उत्पादन जोखिम को कम करने के लिए बनाई गई है, ये भी ठीक है। इंश्योरेंस इसीलिए है कि जोखिम को कम किया जाए। तो सही उत्तर इसमें से तीनों ही इसके सही उत्तर हैं। 7वां प्रश्न देखिए, कृषि अवसंरचना कोष के उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? कटाई से होने के बाद नुकसान को कम करना, ये ठीक है। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सुधार, सप्लाई चेन में सुधार, ये भी ठीक है। कोल्ड स्टोरेज अवसंरचना का विकास, ये भी ठीक है। किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना, ये प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना का मतलब है कि डायरेक्ट इनकम सपोर्ट। सो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट इनको नहीं मिलेगा। डायरेक्ट इनकम सपोर्ट किससे मिलता है? डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मिलता है पीएम किसान, ठीक। तो चौथे स्टेटमेंट को छोड़ दे तो बाकी सभी ठीक है। तो इसका उत्तर है केवल 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कृषि और संरचना कोष एआईएफ के अंतर्गत वित्त पोषण के लिए पात्र है? सो किसान उत्पादक संघ संगठन, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ये है। स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये भी है। सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये भी हैं। कृषि उद्यमी, स्टार्टअप्स, ये भी हैं। सो ये चारों ही जो हैं इनको एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इससे सहायता मिल सकता है, वित्त पोषण। 9वां ये, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब ये पेंशन वाली योजना आ गई। यह एक स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन योजना है। स्वैच्छिक है मतलब किसान के लिए वॉलेंट्री है, चाहे तो भाग ले, ना चाहे तो न ले, तो ये ठीक है। क्या ये अंशदायी है मतलब किसानों को क्या कंट्रीब्यूट करना पड़ता है? सो किसानों को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, ठीक। छोटी सी राशि, फिर सरकार उतनी राशि और मिलाती है। और पेंशन योजना, तो ये ठीक है, ये स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन योजना है। 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है, तो ये भी ठीक है। सरकार लाभार्थी के योगदान के बराबर राशि का योगदान करती है, ये भी ठीक है। सो लाभार्थी जितना योगदान कर रहा है उतना ही योगदान सरकार भी करती है। सो कौन से उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? सो 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। सी हमारा सही उत्तर हुआ। और आज का अंतिम प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण या डायरेक्ट इनकम सपोर्ट प्रदान करती हैं? डायरेक्ट इनकम सपोर्ट का मतलब ही ये है कि किसानों की आमदनी का जरिया बने। सो डायरेक्ट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये तो जरूर है, ये तो ₹6,000 पर ईयर की डायरेक्ट इनकम सपोर्ट है।
कृषि अवसंरचना कोष तो कम से कम नहीं है। सो जहां जहां 3 है वहां वहां आप इसको हटाइए। सी और डी हमारा गया। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना क्या है? ये किसान मानधन योजना ये दरअसल पेंशन योजना है या सामाजिक सुरक्षा वाली योजना है। ये ₹6,000 पर ईयर का इनकम सपोर्ट है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो है ये दरअसल तो आय हस्तांतरण की योजना हो गई। ये दरअसल सामाजिक सुरक्षा है। ये न कि आय हस्तांतरण। यहां पर दूसरा विकल्प भी सही विकल्प नहीं है। यहाँ केवल एक जो है ये हमारा प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण है, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट है। ये किसान की जितनी भी आमदनी हो रही है उसमें जाके ये जुड़ रहा है। ठीक। सामाजिक सुरक्षा न कि आय हस्तांतरण। तो ये क्या करता है? ये पेंशन। ठीक। केवल एक इसका उत्तर हुआ। इसके साथ ही हमने 4 योजनाओं की चर्चा की और चारों योजनाओं पर आधारित कुछ प्रैक्टिस भी किए, MCQs के। उम्मीद करता हूं कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे और आगामी UPSC की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको लेके इन विषयों पर आपकी समझ और पुख्ता हुई होगी। आज के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे कुछ और योजनाओं के साथ, कुछ और प्रैक्टिस सेशंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए दृष्टि। तब तक धन्यवाद। फिर मिलेंगे। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।